ध्यान से देखना भाई, आपका जो थर्ड डिसीजन है आपका वो क्या है, डिविडेंड डिसीजन है ना। क्या होता है भाई डिविडेंड, अभी बताओ। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स के बीच में आपको दिया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। देखो आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है कि जो अल्टीमेट जो राइट होता है, जो लास्ट जो अर्निंग बचती है उस पर आपके इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो डिविडेंड क्या है, एक प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, या तो पैसे को खुद रिटेन करे या दूसरा कंपनी उसको डिविडेंड दे। ठीक है, या तो कंपनी खुद रिटेन करे या दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। दो ऑप्शन है कंपनी के पास। अब कंपनी क्या होती है कि यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी को बेनिफिट किस में है। इट मीन्स अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ मतलब कहीं उसके पास अच्छे ऑप्टिमम प्रोजेक्ट है तो वहाँ पहले पैसे लगाइए। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने कहा कि सबसे पहले रिटेन अर्निंग को सोर्स को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये डिसीजन लेना है कि पहला फंड आपको कहाँ, मतलब पैसा आपने खुद रखना है, रिटेन करना है या एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ डिसीजन, जो आपका डिविडेंड डिसीजन कि कितना आपका जो प्रॉफिट है वो कितना एज ए डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना एज ए वो खुद रखना है, यानी कितना रिटेन्ड करना है। मतलब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने खुद के पास रखना है और कितना कंपनी ने एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दो पार्ट होता है। और जो डिविडेंड डिसीजन है तो वो क्या है, इन दोनों का ही है कि कितना रिटेन करना है और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। आया समझ में क्या होता है डिविडेंड डिसीजन भाई? हाँ जी बताओ, मीनिंग क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब जैसे आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि जैसे आपने पढ़ा था थ्योरीज क्या बताएगी डिविडेंड थ्योरीज, कि भाई क्या इज देयर एनी रिलेशनशिप, किसमें रिलेशनशिप, बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, कि डिविडेंड देने या रिटेन करने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ये आपकी डिविडेंड थ्योरीज बताएगी। थ्योरीज में कौन सी क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। और थ्योरी जो होती है आपकी दो तरीके की होती है, एक वही आपकी रेलेवेंट और दूसरी आपकी इरेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब बताओ कोई भी? हाँ जी क्या होता है, हाँ बताओ। क्या होता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी की मार्केट वैल्यू पर फर्क है, डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, कि भाई इनमें रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि डिविडेंड देने या नहीं देने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो होगी रेलेवेंट। और यहाँ पर क्या होता है, नो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है किसमें, आपकी डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, डिविडेंड थ्योरी बताती है रिलेशनशिप है या नहीं। दो तरीके की कैटेगरी बना लिया आपने, रिलेशनशिप है और दूसरा आपने बताया रिलेशनशिप नहीं है। तो अब इसमें कौन कौन सी आती है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से सर। चलो अच्छी बात है, ये आपने पढ़ा है वोल्टर मॉडल और दूसरा गोल्डन मॉडल, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा ये बीकॉम एमकॉम में। और इररिलेवेंट में आपकी आती है, जैसे आपने वहां पर मोदगिलियानी मिलर अप्रोच पढ़ी थी, यहाँ पर भी आपकी मोदगिलियानी मिलर अप्रोच आती है। और दूसरा कौन सी आती है, रेजिड्यूल अप्रोच। ये दो आपकी इररिलेवेंट है और ये दो आपकी रेलेवेंट है। देखो रेलेवेंट का मतलब भाई फर्क पड़ता है डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन लेने और मार्केट वैल्यू फॉर्म पे, एंड इसमें दो इंक्लूड की जाती है, वोल्टर मॉडल एंड गोल्डन मॉडल। एंड सेकंड वन इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड आपकी डिविडेंड पॉलिसी। इसमें भी दो आ गई, मोदगिलियानी मिलर अप्रोच एंड आपकी सेकंड रेजिड्यूल अप्रोच। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, पहले रेलेवेंट की देखते हैं, फिर इरेलेवेंट की देखते हैं, कैसे क्या इम्पैक्ट डालती है आपकी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपने देखा वोल्टर मॉडल। ठीक है, क्या कहता है वोल्टर मॉडल आपका? वोल्टर मॉडल कहता है इज देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड पॉलिसी। मतलब डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे, लेकिन ये कहता है कंडीशन बेस। कंडीशन कैसे लगा दी इसने वोल्टर मॉडल ने? इसने ये कहा क्या कि आर जो ये कंडीशंस है इस तरीके से, आपकी कंडीशन क्या है? आर ग्रेटर देन के। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आप क्या कहता है कि आपको फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो क्या करना चाहिए? आपका डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट कितना रखना चाहिए? अगर आपके पास आर ग्रेटर देन के हैं तो कंपनी को कोई भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 0% देना चाहिए। सेकंड, आपका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे, वो क्या होगा? मैक्सिमम रहेगी, मतलब इंक्रीज होगी और या मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस केस में आपकी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन आई आपके पास, आर लेस देन किया जाए तो आपको सारा का सारा पैसा देना चाहिए। मतलब देखो, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। प्रोजेक्ट में आपको रिटर्न मिल रही है कितनी? 20%, और उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो आपकी आ रही है 10%। तो आपको क्या करना चाहिए? 10% पे कॉस्ट पे फंड लेकर 20% के लिए लगा दो, 10% का फायदा है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ेगी। आपकी आर ग्रेटर लेस देन के है तो भाई देखो, बाहर से ज़्यादा कॉस्ट पे मिलेगा, कम आपको रिटर्न मिलेगी, तो आप उसको क्या करो? इग्नोर करो, आपको सारा का सारा पैसे डीपी रेशियो में देना चाहिए। इस केस में भी क्या होगा? आपका सेम रिजल्ट आएगा। क्या? आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तीसरा केस क्या आया? आर इक्वल टू के। चाहे आप 0% दो, चाहे आप 100% दो, कोई भी रेशो दो, 1 2 3 100 तक, उसका क्या आएगा? नो इफेक्ट। तब आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? कोई डाउट है? यस सर। नहीं, इन्वेस्ट यानी कि एक भी रुपए मत दो, सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो, आपकी मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी। आर लेस देन क्या है? 100% दो, मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी। और तीसरा केस आया आपके पास, आर इक्वल टू क्या है? तो 0 to 100%। माइक ऑफ करो भाई, ये माइक ऑफ कर लिया करो बोलने के बाद। आर ग्रेटर देन के 0% इंक्रीज, आर लेस देन के 100% तब भी आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आपको ये क्या है कि देखो, ये मान लिया आपकी आर ना यहाँ पर आ रही 15% और कॉस्ट है आपकी 10%, क्या करना चाहिए? 0% मत दो, मतलब 10 पे उठाकर 15 पे लगा दो, 5% कमाओ, मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी। आर लेस देन के है तो आपका क्या है? मान लो जैसे ये आपकी आई 10% और इसमें 5% की रिटर्न मिल रही है, सारा पैसा दे दो, क्या करना फायदा हो? प्रोजेक्ट में लगाओगे लॉस होगा, सोशल लगा दी, डिविडेंड दे दो। आर इक्वल टू के 0% दो, 100% दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था भाई आपका एक वोल्टर मॉडल की स्टेटमेंट, और किस अजम्पशन की बेस पे टिका है ये आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सारी की सारी अजम्पशन। ठीक है, पहले तो इसकी वो जो कंसेप्ट वो तो समझ में आ गई। अब इसकी अजम्पशन देखो। सबसे पहले क्या है? ओनली रिटेन अर्निंग इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। सिर्फ एक जो आपका रिटेन अर्निंग है वही एकमात्र सोर्स है। ठीक है, आपने जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पर क्या क्या सोर्सेज थे भाई, बताना। हाँ जी बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या सोर्स थे उसकी थ्योरीज में? हम बताओ, शाबाश। वहां पर थे आपके इक्विटी और डेट, और यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, रिटेन अर्निंग। ठीक है, दूसरा आपके पास आया कोई भी टैक्स नहीं होता, देयर इज नो टैक्सेशन। ठीक है, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। सेकंड अजम्पशन आपकी आई कि कोई टैक्स नहीं है। तीसरा आया आपके पास कि कंपनी की जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये आपकी गिवन है,
और ये आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। EBIT भी गिवन है, ये भी कांस्टेंट है। इसके अलावा आपका EPS भी गिवन है, वो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कंपनी की जो लाइफ है वो क्या है, लाइफ ऑफ कंपनी वो भी इनफाइनाइट है, मतलब कंपनी लंबे समय तक आपकी चलती रहेगी, ठीक है। EBIT भी कांस्टेंट है। उसके बाद है आपकी R रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आपकी कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट तो है, लेकिन हम इसको रिजल्ट को चेक करने के लिए इसको हम चेंज करके देखेंगे। मतलब ये अजम्पशन बेसिस है। फर्स्ट आपका रिटेन अर्निंग एकमात्र सोर्स है, कोई भी टैक्स नहीं है, EBIT EPS गिवन है और कांस्टेंट है। लाइफ कंपनी की ये भी आपकी क्या है, इनफाइनाइट है, और R और K ये कांस्टेंट है, इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट इसकी जो अजम्पशन है क्या, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये भी आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, आपको क्लिक करना होता है, वहां पर होता है फर्म की लाइफ फाइनाइट है इस तरीके से, या आपका जैसे देयर इज अ टैक्सेशन, तो इस तरीके से चेंजेस होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। वहां पर सोर्सेज जैसे वहां पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो वहां पर यहाँ पर हो सकता है ये दे दे कि देयर आर 2 सोर्सेज इक्विटी एंड डेट, तो आपने सोच समझ के देखना है कि कहाँ पर आपका एक सोर्स है, कहाँ पर आपका 2 सोर्सेज है। तो ये अजम्पशंस थी किसकी, आपकी जो वोल्टर मॉडल है उसकी। और इसका जो फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकली वो कैसे निकली, P इज इक्वल टू क्या, D प्लस R डिवाइड में KE E माइनस D, और इसका डिवाइड बाई KE। D का मतलब क्या है, D का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। E का मतलब अर्निंग पर शेयर, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मीनू अपना माइक ऑफ कर। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इक्विटी मतलब रिटेन अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर एक ही सोर्स है ना, तो उसी की कॉस्ट आ गई। और क्या रह गया, अर्निंग आ गया। R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और P का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या शेयर, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट इसका, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इसकी स्टेटमेंट क्या है, सेकंड आपका स्टेटमेंट ने क्या कहा, कंडीशन बेस है, ये याद रखना। ये नहीं है कि हर बार डिविडेंड दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, कंडीशन बेस है। कंडीशन क्या है, डिविडेंड तब देना है जब आपकी RK से कम हो, रिटर्न आपकी कम आ रही है कोस्ट से तो डिविडेंड दो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। लेकिन रिटर्न ज्यादा है कोस्ट से तो डिविडेंड देने की नीड नहीं है, 0% डिविडेंड दो, ठीक है। जहां रिटर्न ज्यादा है मत दो डिविडेंड, जहां कम है डिविडेंड दे दो, और दोनों इक्वल है तो कोई फायदा ही नहीं है, चाहिए दो या मत दो, मार्केट वैल्यू सेम रहने वाली है। अजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, आप क्या कहोगे कि जो इसके रिजल्ट्स है, जो वोल्टर मॉडल कहता है मार्केट वैल्यू आपकी अफेक्ट होती है डिविडेंड पॉलिसी, बट कंडीशन बेस्ड। कंडीशंस क्या है, ये 3 कंडीशंस है, ठीक है। किस तरीके से अफेक्ट करेगी, किस कंडीशंस में होगा। कोई आपसे ये पूछे कि आपका जो R है वो K से ज़्यादा है और डिविडेंड जो DP रेशियो है वो आपका 100% है, तो उस केस में आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो बताओ क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम, बस 2 में से आंसर बताओ। R इज लेस देन K, R इज ग्रेटर देन K एंड योर DP रेशियो इज 100%, आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, बताइए। सर कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो, R ग्रेटर देन K एंड योर DP रेशियो इज 100%, मार्केट वैल्यू क्या होगी, हाँ मार्केट वैल्यू क्या इंक्रीज होगी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, R है K से ज्यादा, ये है, ठीक है। कंपनी ने पॉलिसी रखी है ये DP रेशियो आपका 100%, ठीक है। रिजल्ट बताना किस पे जाएगा कि आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी या दूसरा आपका मिनिमम होगी, बताओ क्या होगा। 2 ही ऑप्शन है,
मैक्सिमम किसका है? अनुराधा का। और बताओ मिनिमम, मिनिमम का मिनिमम और मिनिमम, और मिनिमम सना का भी मिनिमम। चलो मिनिमम। आप बताओ शीतल, दोनों शीतल बताओ क्या होगी? मिनिमम। शीतल आप बताओ भाई क्या होगी? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना, मिनिमम होगी भाई। ये अगर देखो आर ग्रेटर देन के है ना, तो डीपी रेशो आपको 0% रखोगे ना तो आपकी मैक्सिमम जाएगी, और 100% कर दिया तो मिनिमम पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आर लेस देन के होता तो डीपी रेशो 100 रखना तब मैक्सिमम होगी। तो कंडीशन बेस है, मैं बस यही समझा रहा था आपको। ठीक है, तो इसकी अजम्पशंस फिर आपकी रिटेन अर्निंग सोर्स है, कोई टैक्स नहीं है, बीआईटी ईपीएस आपकी गिवन है, कांस्टेंट है, लाइव कंपनी की इनफाइनाइट है, आर और के आपकी कांस्टेंट है, ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला आप जब देखोगे P इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड में के ई माइनस टी डिवाइड में के ई, बिल्कुल आसान सा है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। डी क्या होता है, आर क्या होता है, एक बार आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, और किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है वो भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कोई कुछ पूछना अभी तक? हाँ जी बताओ। एक बार आपने ये किस तरीके से काम कर रहा है ये क्वेश्चन आपका, कि जो कॉस्ट है आपकी वो दे रखी है 10%, अर्निंग पर शेयर ₹8, और आर को चेंज करके देखना, आर 15% कर दी, 10% और आपने 5%, 3 पे चेक करनी है। डीपी रेशो 0%, 25%, 50%, 75 और 100%। पहला केस आपने क्या लिया, पहला हमने ले लिया आर 15% और के ई 10%, और इस पे ये डीपी रेशो चेक करते हैं। मतलब क्या, आर आपने 15%, इस पे सब ऑब्जर्व करते हैं, डीपी रेशो रखा 0%, 0% रखा तो ये देखो बिल्कुल ऐसे 0 प्लस में 15% को आर डिवाइड में के ई 8 ईपीएस ई माइनस डी, ईपीएस माइनस डिविडेंड 0 आप डिवाइड में के ई, और वैल्यू आ गई 120। आया बात समझ में, ये कैसे आया है? हाँ जी बताओ। देखो ऐसे था फॉर्मूला आपका, कैसे, जो पी की वैल्यू थी आपकी, हाँ याद करो इसको, क्या थी, डी प्लस में आर डिवाइड में के ई 1 माइनस डी डिवाइड में के ई। फर्स्ट केस क्या था, डीपी रेशो आपका 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0, आर आपका 15%, के ई 10%, अर्निंग आपकी ईपीएस आपका गिवन है 8, और इसको ऐसे किया और नीचे आपका 0.10, और वैल्यू क्या आ गई आपकी 120 रुपये। ठीक है, आया समझ में? इस अब हमने डीपी रेशो को कर दिया 25%, तो 8 का 25% हो गया ₹2, तो ये 2 रुपये आ गए, यहाँ पर 6 आ गया, और इसको जब सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 110 रुपये। ठीक है, तीसरा केस किया, डीपी रेशो कर दिया 50%, वैल्यू आ गई आपके 100 रुपीज़, और डीपी रेशो जब आपने और भी कम किया तो 90, 80 इस तरीके से चल गई। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब आपकी आर ग्रेटर देन के है, और जैसे जैसे आपने डीपी रेशो को बढ़ाया वैसे वैसे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कम होती चली गई। आई बात समझ में भाई? हाँ जी स्टूडेंट, ठीक है ना। जब आर ग्रेटर देन के है तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं देना, तब मार्केट वैल्यू फॉर मैक्सिमम होगी एज पर वोल्टर मॉडल। ठीक है, दूसरा है आपके पास कि आर आपकी जो आर की वैल्यू है 10%, यानी रेट ऑफ रिटर्न भी 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10%, तब वैल्यू देखेंगे। पहले केस में भी 80, सेकंड में भी 80, थर्ड में भी 80, फोर्थ में भी 80 और फिफ्थ में भी 80। इफ आर एंड के आर इक्वल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी केसेस में 80 आएगा। ठीक है, और तीसरा केस है जब आर की वैल्यू आपकी कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब आपको 100% डिविडेंड देना है। तो जैसे जैसे डीपी रेशो बढ़ेगा मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर डीपी रेशो 0% मार्केट वैल्यू 40 रुपये, डीपी रेशो 25% मार्केट वैल्यू बढ़ के 50 रुपये हो गई, 60, 70, 80। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया है। तो आपने क्या समझा, 3 बातें कंडीशन बेस है, आर ग्रेटर देन के है तो आपको 1 रुपये भी डिविडेंड नहीं देना अगर मार्केट वैल्यू फॉर्म मैक्सिमम करनी है। आर लेस देन के है 100% डिविडेंड तो 100% मार्केट वैल्यू फॉर्म बढ़ेगी, और आर इक्वल टू के आपको कोई भी डिविडेंड दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो ये था भाई आपका वोल्टर मॉडल। कोई डाउट हो तो बताइए वोल्टर मॉडल में। सभी को क्लियर है? ये जैसी मैडम, ये गरिमा, मोनिका, बताओ शाबाश, क्लियर है? ठीक है,
दूसरा है आपके पास गॉर्डन मॉडल, ये भी रेलेवेंट है बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसकी पहले तो अजम्पशन सुन लो, गॉर्डन मॉडल कहता है क्या था इसको ना, एक तो बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कि देखो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हमने इक्विटी का एक मेथड पढ़ा था कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ, आपने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा था, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेम रिटर्न नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिविडेंड ग्रोथ होती रहे। दूसरा यहाँ पर जो मॉडल है उसकी एक अजम्पशन है कि जो आपके इन्वेस्टर्स है वो रिस्क अवर्जर है। रिस्क अवर्जर का मतलब जो रिस्क से बचना चाहते हैं, तो वो इनकी एक स्टेटमेंट है क्या, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, मतलब आपके हाथ में एक बर्ड अच्छा है एज कम्पेयर टू दो अगर आपके पास झाड़ी है। तो इसी तरीके से जो शेयर होल्डर है वो करंट इनकम को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर इनकम। फिर से सुनो बातें, जो गॉर्डन मॉडल है वो क्या मानता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो आपके रिस्क अवर्जर है, रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ये क्या कहता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो करंट इनकम को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर इनकम। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बर्ड इन हैंड थ्योरी, या आपका इसकी स्टेटमेंट है ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो ये इसकी आपकी कंडीशंस है। और ये क्या कहता है, इसकी जो अजम्पशन है वो भी देख लीजिए आप, कंडीशन वही रहेगी, आर ग्रेटर देन की आपका 0%, आर लेस देन के 100%, कंडीशन वही है, लेकिन कुछ चीज़ों पे बेस है वो क्या क्या है आपके पास। पहले इसकी अजम्पशन देखो, क्या क्या अजम्पशन इसकी। सबसे पहले रिटेन अर्निंग एकमात्र सोर्स है, वही आपकी इनफाइनाइट लाइफ है, और रेट ऑफ रिटर्न वो आपकी कांस्टेंट है, कोई भी टैक्स नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई इसमें, क्या, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कांस्टेंट है, एंड ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी आपकी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी से ज़्यादा रहेगी ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होगी, ग्रोथ रेट ध्यान से सुनना, जो ग्रोथ रेट है यहाँ पर गॉर्डन मॉडल में, इज दी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किसकी, रेट ऑफ रिटर्न, क्या, रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरी चीज क्या है, एंड रिटेंशन रेशियो। रिटेन अर्निंग का जो रेशियो आपके पास और जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, दोनों की मल्टीप्लाई है, यानी रेट ऑफ रिटर्न आपकी आर, और इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे बी से। तो यहाँ क्या बन गया, बी आर, मतलब ये बी आर का मतलब क्या हुआ, बी आर मतलब ग्रोथ रेट। ठीक है, और अजम्पशन क्या है कि जो के ई है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, वो ग्रेटर देन होगी बी आर से। ये अजम्पशन समझ में आ गई, हाँ जी, के ई इक्वल टू बी आर, ग्रेटर देन बी आर। बताओ, शाबाश, ठीक है। वोल्टर मॉडल ने क्या कहा, गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा, एज पर गॉर्डन मॉडल रिस्क, जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क अवर्जर है, वो करंट इनकम को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर इनकम। बर्ड इन हैंड थ्योरी भी बोलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो आपकी प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिटर्न और आपकी रिटेंशन रेशियो, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या रहेगी, कम रहेगी। ग्रोथ रेट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रहेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू ई मतलब अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी डिवाइड में के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग, बी आर मतलब ग्रोथ रेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, डिविडेंड जो भी आपने दिया डिवाइड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग माइनस में ग्रोथ रेट, ये भी ठीक है। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी डिवाइड में के ई माइनस में जी मतलब ग्रोथ रेट। ये सारे इसी के फॉर्मूले है भाई, ये भी है इसी का, ये भी इसी का, ये भी इसी का। कोई डाउट है अभी तक, बताइए, शाबाश स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। अब और देखिए आगे, अभी इसकी भी जो वैल्यू निकलेगी वो इसी तरीके से निकलेगी जैसे आपने वो उसमें निकाली है। ये वैल्यू दे दी आपके पास 10, 15, 20, 15, वो सेम तरीके से। देखो यहाँ पर क्या लिया आपने, आपका जो के ई है 15%, आर 20%। तो देखो 20% आपका के ई जो है आपके पास वो आपने मान लिया क्या 15%,
तो उस तरीके से आप देखेंगे। ये देखो डीपी रेशो 40%, रिटेंशन रेशो 60%। अगर देखो डीपी रेशो 40 है तो बाकी आपने रिटेन कर लिया। तो उसी तरीके से ग्रोथ रेट 60 × 20% रिटर्न 0.12 और आपकी की थी 15%। और कंडीशन क्या है कि जो ग्रोथ रेट इज द प्रोडक्ट होती है रेट ऑफ रिटर्न एंड आपका रिटेंशन रेशियो, एंड सेकंड वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी से या कॉस्ट से आपकी कम हो गई है। तो ये देखो 0.15 है, ये आपकी 0.12 है, तो इससे कम आई, वैल्यू आई आपकी 133.33। फिर आपने क्या किया, डीपी रेशियो बढ़ा दिया, 80% कर दिया, ग्रोथ रेट निकाली, मार्केट वैल्यू आई 72.73 और फिर आपने किया तो 66.62। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपने डीपी रेशियो बढ़ाया वैसे वैसे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कम हो गई। किस केस में, जब R ग्रेटर देन K हो, मतलब रिटेन करो। R इक्वल टू K है तो कुछ भी हो रहा हो, 15%, 15%, 66.67, 66.67, 66.67। एंड थर्ड वन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब R 10% यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, रिटेन अर्निंग से कम है, तो वैल्यू आपकी देखिए जैसे जैसे डीपी रेशो बढ़ेगा मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी। 44 रुपीज़, 61 रुपीज़ एंड 66.67 रुपीज़। दोनों अप्रोच समझ में आई आपको, वोल्टन गॉर्डन? हाँ जी बताइए, शाबाश। कुछ पूछना है? सर ये बताने पर ये फिर जो आपकी इरेलेवेंट अप्रोच है उसमें एक तो रेजिड्यूल आई। रेजिड्यूल का मतलब क्या है, डिविडेंड डिसीजन इज ए पैसिव डिसीजन। पैसिव मतलब बाद का डिसीजन, रेजिड्यूल बचा कुचा। अगर आपके पास ऑप्टिमम प्रोजेक्ट है तो पहले वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, कुछ बच जाए तो आप क्या कीजिए, आप डिविडेंड दे दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा है, ये कह रहा है मान लो आपके पास ना ऑप्टिमम प्रोजेक्ट है, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट है, आपने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड देने से मार्केट वैल्यू फर्म पे मान लो चलो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ गया, लेकिन अभी क्या हुआ, अब जब उस प्रोजेक्ट में जब पैसा आपको लगाना पड़ा तो वो आपको मार्केट से पैसे लेके आना पड़ेगा। तो मार्केट में इधर या तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पर अवेलेबल है या बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लग रही है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू आपकी बढ़ी थी उस डिविडेंड देने से सेम आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि हाई कॉस्ट पर आपको फंड मिलेगा। तो ये क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको डिविडेंड सबसे लास्ट में देना चाहिए। पहले आप इन्वेस्ट करो, पैसा बच गया तो दे दीजिए। तो एज पर रेजिड्यूल अप्रोच डिविडेंड डिसीजन इज ए पैसिव डिसीजन। क्लियर हो गई बात भाई आपको? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट बताओ। मतलब पैसा बच जाए तो आप दीजिए। क्या लिख रहा था, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। नहीं बचे तो मत दो, बच गया तो दे दो, पैसिव डिसीजन। ये क्वेश्चन आता है कि एज पर रेजिड्यूल अप्रोच आपका जो डिविडेंड डिसीजन वो क्या है, तो वो क्या है आपका पैसिव डिसीजन, एक्टिव नहीं, मतलब पैसिव। पैसिव मीन्स आफ्टर मतलब इन्वेस्टमेंट पैसा बचे तो दो, नहीं तो मत दो। बात आई मोदगिलियानी मिलर अप्रोच की, ये भी आपका इरेलेवेंट है। सेम वैसे ही आपका जैसे आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेम उसी तरीके की आपके पास। ये कहता है कि कोई भी फर्म आपकी जो है डिविडेंड पॉलिसी वो अफेक्ट नहीं करती। इसके रीजंस क्या है, वही सेम अजम्पशन, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इन्वेस्टर्स रेशनल है, कोई टैक्सेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंपनी की गिवन है और कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट गिवन है और आपकी कांस्टेंट है, और इन्वेस्टर्स आपके फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर प्राइसेस को, और डिविडेंड विद सर्टेनिटी, डिविडेंड भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये क्या है आपका, ये जो एसेंस मतलब किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका हो रहा है आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से। और आर्बिट्रेज का मतलब कौन बताएगा, गरिमा बता आर्बिट्रेज क्या होता है। शाबाश, हुई आर्बिट्रेज प्रोसेस जो कि अभी गरिमा ने बताया, आपका ठीक बताया, ठीक है। तो ये कहता है कि कैसे इंपैक्ट डालता है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन से समझिए। इसका एक तो ये फॉर्मूला समझिए, इसका फॉर्मूला है क्या, P1 + D1 1 प्लस में KE, ठीक है। P1 प्लस में P1 मतलब प्राइस आफ्टर 1 ईयर जो सिक्योरिटी की प्राइस है, D1 डिविडेंड, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या जो भी आपकी कॉस्ट है, P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस। कैसे कैलकुलेट होती है भाई, ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन है उससे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यूपीएससी के इस बार के पेपर में जो 2021 का आज रिजल्ट आया, उसी में आपका ये जो क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स का आया हुआ है, जो आप क्वेश्चन अभी करोगे, ठीक है। मैं आपको अच्छे से कराऊंगा कैसे क्या काम होता है, देखना आप अभी।
ये क्वेश्चंस को हम वहाँ सोल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आप देखोगे आप ना बहुत ठीक मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी हर लेवल की। देखना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंपनी, क्वेश्चन आप नोट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। 1 लाख शेयर है कंपनी का, 100 ईच है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, डिविडेंड 6 पर शेयर। डिविडेंड कितना है आपका 6% आपने देना है, 6 पर शेयर। एट द एंड अब कहता है व्हाट वुड बी द शेयर प्राइसेस इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, और आपका दूसरा क्या है डिविडेंड डिक्लेयर। नॉट डिक्लेयर और डिक्लेयर, आपने डिविडेंड दे भी दिया और नहीं दिया तब आपको क्या है। आगे कहता है अज्यूमिंग, दूसरा केस क्या है, अज्यूमिंग कंपनी पे डिविडेंड एंड नेट इनकम कंपनी के 10 लाख रुपीज, और एक नई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 20 लाख रुपए की। क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर, और एक है 100 का ईच। कॉस्ट है 10%, डिविडेंड 6 रुपए का देना है एट द एंड। अब कहता है व्हाट वुड बी द शेयर प्राइसेस इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो क्या प्राइस होगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया तो क्या प्राइसेस होगा। कंपनी की जो नेट अर्निंग्स है वो कितनी है 10 लाख रुपीज, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख रुपीज की। ध्यान से देखेंगे, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तब यहाँ पर करेंगे आप। फॉर्मूला बताओ सबसे पहले मोदमिलियानी मिलर अप्रोच के अकॉर्डिंग। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस में, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, बहुत अच्छे आपने बता दिया। ये इसका है फॉर्मूला। पहला आप देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर इफ डिविडेंड इज पेड, बिल्कुल अच्छे से आपने समझना है डिविडेंड पेड, और यहाँ लिखा दूसरा डिविडेंड इज नॉट पेड। आपने डिविडेंड पे नहीं किया और पे किया, ठीक है। आपने क्या देखा दे रखा है आपके पास भाई P0 आपके पास है कितना 100 रुपीज दिया हुआ है, डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड कितना है आपके पास, डिविडेंड कितना है 6, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई P1 आपके पास है नहीं, 1 प्लस में कॉस्ट कितनी है 10%। यही बात पढ़ी आपने, हाँ जी ओके। इधर आपने क्या पढ़ा, डिविडेंड इज नॉट पेड, अगर आपने पे नहीं किया तो 100 इज इक्वल टू 0 प्लस में P1 डिवाइड में 1 प्लस में 0.10, और इन दोनों को सोल्व करो तो वैल्यू आ जाती है आपकी 100 इज इक्वल टू क्या ये आपके पास, ये हो गया आपके पास 110, मल्टीप्लाई कर दी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू 6 प्लस में P1 एंड P1 इज इक्वल टू 104 रुपीज। अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 104 रुपए, और डिविडेंड इज नॉट पेड, अगर आपने पे नहीं किया तब वैल्यू हो गई आपकी P1 इज इक्वल टू रुपीज 11। यहां तक समझ में आ गई बात, हाँ जी ठीक है। अब देखो आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि जो कंपनी की जो अर्निंग्स है EBIT वो कितनी है 10 लाख रुपए, गिवन है ना, ठीक है। ये गिवन है इधर आपकी, देखो ये देखो इधर की कंपनी की नेट इनकम है 10 लाख रुपए और एक इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की, ठीक है। वहीं पर चलो, कंपनी की कितनी है 10 लाख रुपए इनकम हो गई, और यहाँ पर भी 10 लाख इनकम है। यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हो तो लेस आपने कर दिया डिविडेंड, लेस डिविडेंड। डिविडेंड कितना जाएगा, 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, 6 रुपए डिविडेंड पे देने हैं, तो कितना डिविडेंड चला जाएगा टोटल 10 लाख में से 1 लाख पे 6 लाख रुपए चले गए, क्योंकि 1 लाख शेयर्स थे और आपके 6 रुपए डिविडेंड पे दिए थे, तो 4 लाख रुपए बच गया। इधर आपने 1 रुपए भी डिविडेंड नहीं दिया तो इधर बच गया आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है। अब कहता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की, कितने की इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की, गिवन है आपके पास, ये रही देखो भाई, ये 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पैसा कितना चाहिए अब आपको 16 लाख रुपए, और यहां पर कितना चाहिए, यहां पर आपको पैसा चाहिए 10 लाख का, ठीक है। कितना चाहिए 10 लाख का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां आपको 16 लाख रुपए चाहिए, यहां आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो कंपनी के जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की वो कितनी है, जब आपने कैलकुलेट की वो कितनी है
104, ठीक है। अब आपको कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? हाँ जी बताओ, कितने करने पड़ेंगे 16 लाख को एक्वायर करने के लिए? हाँ, तो आया आपके पास 104, तो वैल्यू निकालना क्या आती है, और इधर आपको 10 लाख के हिसाब से 110 के हिसाब से, तो ये कितने शेयर्स आते हैं बताओ? शाबाश, चलो बताइए कितने आते हैं। ये आ गए, जैसे आपने देखे होगा, ये वैल्यू आ गया आपके पास 15,385 रुपये। ये देखो, ये आपके पास आया 15,385। ये शेयर्स, इतने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, और इसके जब आपने निकाले हैं तो वो शेयर्स आते हैं आपके पास कितने? 9091। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हाँ जी बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन मार्केट, मार्केट में कितने शेयर हो गए? पहले 1 लाख थे और 15,385 और कर दिए, तो टोटल हो गया आपके पास 1,15,385। और यहाँ पर आपके पहले थे कितने? 1 लाख, और फिर हो गए यहाँ पर आपके 9091, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गए 1,09,091 शेयर। ठीक है, इतनी हो गए ना? ठीक है भाई। अब इनकी देखो जो प्राइसेस है, मार्केट प्राइस इसका तो है ₹104, इसकी वैल्यू निकालो, और इसकी वैल्यू है 110 रुपये, इसकी मार्केट वैल्यू निकालो। दोनों की ऑलमोस्ट आएगी, जो कि मुझे याद है 120 लाख, और यहाँ पर भी क्या आ गई? 120 लाख। यहाँ देखो, कितनी आ गई? 120 लाख रुपए, 120 लाख रुपए। कोई फर्क पड़ा डिविडेंड देने या नहीं देने से मार्केट वैल्यू पर? बताइए, नहीं पड़ा ना? और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कैसे काम हुआ है पूरा। ये था आपके पास कि P1 प्लस D1 1 प्लस में KE, एंड कैसे कैलकुलेट किया? 104 आई, 1110 आई, फिर कह दिया कि डिविडेंड आपकी नेट इनकम 10 लाख रुपीज़ है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर किया जाए। डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 6 लाख आपने कम कर दिए, 4 लाख रुपए बच गए। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख और रेज करने हैं। 104 रुपये मार्केट प्राइस थी, तो 15,385 नए इशू हुए। इधर आपके 10 लाख और करने थे, 110 के हिसाब से 9,091 शेयर इशू करने पड़े। टोटल आउटस्टैंडिंग हो गए 1,15,385। इधर आपके 109091, और इसको वैल्यू निकाली तो क्या आई कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड पॉलिसी। हाँ जी, आया समझ में?